सोफी के संसार का आज एपिसोड 18वां है। तो चलिए शुरू करते हैं। हे, एक मिनट रुकिए। क्या आपने कुछ ऐसा नहीं कहा था कि न्याय बराबर वालों के बीच रहता है? नहीं, यह बात स्क्रूज ने कही थी। आपको कैसे पता चला कि उसने क्या कहा? ओह ठीक है, तुम्हारे और मेरे लिए लेखक तो एक ही है। वास्तव में बाहर से किसी चलते फिरते अवलोकन करने वालों को जो प्रतीत होता है, उसकी तुलना में तुम एक दूसरे से ज्यादा नजदीकी से जुड़े हैं। फिर आपकी अभागी विडंबना, दूहरी सोफी, यह दूहरी विडंबना है। किंतु वापस न्याय पर चलते हैं। आपने कहा कि मार्क्स सोचता था कि पूंजीवाद एक अन्यायपूर्ण समाज है। आप न्यायपूर्ण समाज की परिभाषा कैसे करेंगे? जॉन रॉल्स नाम के एक नैतिक दार्शनिक ने निम्न उदाहरण देकर इस बारे में कुछ कहना चाहा। कल्पना करो, तुम एक सम्माननीय काउंसिल के सदस्य हो जिसका काम भविष्य के समाज के लिए कानून बनाना है। ऐसी काउंसिल पर काम करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं होगी। वे इस बात के लिए बाध्य हैं कि हर छोटे से छोटे विवरण पर पूरी तरह विचार करेंगे, क्योंकि जैसे ही वे सहमति पर पहुंचते हैं और हर आदमी कानूनों पर दस्तखत कर देता है, वे सब मर जाएंगे। ओह, किंतु वे तुरंत ही उस समाज में फिर जी उठेंगे जिसके लिए उन्होंने कानून बनाए थे। खास बात यह है कि उन्हें नहीं मालूम कि समाज में वो कौन सी पोजीशन अख्तियार करेंगे। अब मैं समझी। वह समाज एक न्यायपूर्ण समाज होगा। वह बराबर वालों के बीच से पैदा हुआ होगा, पुरुष और स्त्रियां। इसे तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। उनमें से किसी को भी यह नहीं मालूम कि जब वे जगेंगे तो वे स्त्री होंगे या पुरुष, क्योंकि हानि लाभ का अनुपात 50-50 का है। यह समाज स्त्रियों के लिए भी उतना ही आकर्षक होगा जितना पुरुषों के लिए। इससे तो आशा बनती है। तो अब मुझे बताओ, क्या कार्ल मार्क्स का यूरोप उस तरह का समाज था? बिल्कुल नहीं। किंतु क्या तुम्हें आज इस तरह के किसी समाज का ज्ञान है? यह तो एक अच्छा सवाल है। इस पर विचार करना, किंतु अब के लिए मार्क्स पर और कुछ नहीं। क्षमा करें। अगला अध्याय। डार्विन। जीवन में बहता हुआ एक जहाज अनुवांशिक कोषाणु जीन्स का खजाना लिए, ये डार्विन के चैप्टर का शीर्षक था। आगे चलते हैं। एक जोड़ के धक्के ने हिल्डे को रविवार के सवेरे जगाया। रिंग बाइडन जमीन पर गिर गया था। वह बिस्तर पर लेटी हुई मार्क्स के बारे में सोफी और एल्बर्टो की बातचीत पढ़ रही थी। वह पढ़ते पढ़ते सो गई थी। बिस्तर के पास पढ़ने का लैंप रात भर जलता रहा था। उसकी डेस्क पर अलार्म घड़ी के हरे चमकते डिजिट्स 859 दिखा रहे थे। उसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और प्रदूषित शहरों के सपने आ रहे थे। गली के नुक्कड़ पर बैठी एक छोटी लड़की माचिस बेच रही थी। लोग बढ़िया कपड़े पहने अपने लॉन्ग कोट में एक भी नजर डाले बिना चले जा रहे थे। जब हिल्डे अपने बेड में उठ बैठी तो उसे ये नियम निर्माता याद आए जिन्हें ऐसे समाज में जगना था जो उनका अपना बनाया हुआ था। हिल्डे को इस बात की खुशी हुई कि वह तो चले अपने जरकुलों में ही जगी थी। क्या वो ऐसे नॉर्वे में उठने की हिम्मत कर सकती थी कि उसके जगने पर मालूम ही ना हो कि वह नॉर्वे में कहाँ है और उसे अपने आसपास की किसी चीज का ज्ञान ना हो? किंतु यह प्रश्न केवल इतना नहीं था कि वह कहाँ जाएगी। वह इतनी सी आसानी से किसी दूसरे युग में नहीं जग सकती थी क्या? उदाहरण के लिए मध्य युग में या पाषाण युग में 10 या 20 हजार साल पहले हिल्डे ने कल्पना करने का प्रयास किया कि वह किसी गुफा के दरवाजे पर बैठी है और किसी जानवर की खाल को रगड़ रही है शायद। और तब क्या होता है? वह तो 15 साल की लड़की थी, किंतु संस्कृति नाम की कोई चीज नहीं बनी थी। तब वो कैसे सोचती और क्या उसके लिए कोई विचार भी होते? हिल्डे ने एक स्वेटर पहन लिया, रिंग बाइंडर को खींचकर बिस्तर पर पटक दिया और अगला अध्याय पढ़ने बैठ गई। एल्बर्टो ने बस अगला अध्याय कहा ही था कि किसी ने मेजर के केबिन पर दस्तखत दी। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कोई? सोफी बोली। नहीं, मेरे विचार में हमारे पास नहीं है, एल्बर्टो ने कहा। बाहर पैड़ियों पर एक सफेद लंबे बाल और दाढ़ी वाला बहुत बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके एक हाथ में लाठी थी और दूसरे हाथ में एक तख्ती था जिस पर नाव की एक तस्वीर पेंट की हुई थी। नाव में सभी तरह के जानवर भरे हुए थे। और यह उम्रयाफ्ता भद्र पुरुष कौन है? एल्बर्टो ने पूछा। मेरा नाम नोया है। मैं भी यही अनुमान लगा रहा था। तुम्हारा सबसे पहला पूर्वज मेरे बेटे, किंतु आजकल अपने पूर्वजों को पहचान लेना प्रचलित नहीं है। आपके हाथ में यह कहा है? सोफी ने पूछा। यह उन सब जानवरों की तस्वीर है जिन्हें प्रलय से बचा लिया गया था। बेटी, यह तुम्हारे लिए है। सोफी वह बड़ी तख्ती से ले ली। अच्छा, तो अब मैं घर जाऊंगी और अंगूर की बेलों की देखभाल करूंगी, बूढ़े आदमी ने कहा, और हल्के से कूदने की मुद्रा में उसने अपनी एड़ियां हवा में टकराई और खुशी खुशी जंगल में इस तरीके से चला गया जैसे बूढ़े आदमी ज्यादा कदा चलते हैं। सोफी और अल्बर्टो अंदर गए और फिर बैठ गए।
सोफी ने तस्वीर देखना शुरू किया, किंतु इसके पहले कि वह इसका अध्ययन कर पाती, अल्बर्टो ने एक आधिकारिक पकड़ से तस्वीर उससे ले ली। पहले हम मोटी मीठी रूपरेखाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ओके ओके। मैं यह बतलाना भूल गया कि अपने जीवन के अंतिम 34 साल मॉक्स लंदन में रहा। वो 1849 में वहां आया था और 1883 में उसकी मृत्यु हुई। इस दौरान चार्ल्स डार्विन लंदन के बाहर निकट ही रह रहा था। 1882 में उसकी मृत्यु हो गई और इंग्लैंड के एक गणमान्य सबूत के रूप में बड़े ठाठ बाट से उसे वेडमिनिस्टर एफए में दफनाया गया। इस प्रकार मार्क्स और डार्विन के रास्तों ने एक दूसरे को काटा, न केवल स्थान में अपितु समय में भी। मार्क्स अपनी महान रचना दास कैपिटल डार्विन को समर्पित करना चाहता था, किंतु डार्विन ने यह सम्मान अस्वीकार कर दिया। जब डार्विन के 1 साल बाद मार्क्स मरा, उसके मित्र फ्रेडरिक एंगल्स ने कहा कि जहां डार्विन ने जैविक विकास का सिद्धांत ढूंढ निकाला, वहीं मार्क्स ने मानवता के सिद्धांत विकास का सिद्धांत ढूंढ निकाला। महान विचारक उसकी रचनाएं डार्विन से जुड़ती थी, वह सिगमंड फ्रायड था। वह भी अपने जीवन के अंतिम वर्षों में लंदन में रहा। फ्रायड ने कहा कि दोनों ही, यानी डार्विन का विकास सिद्धांत और उसका अपना मनोविश्लेषण का परिणाम मानवता के सीधे अहंकार भाव के प्रति अपना जैसा ही था। एक ही समय में इतने सारे नाम, मार्क्स, डार्विन या फ्रायड, हम किसकी बात कर रहे हैं? एक व्यापक अर्थ में हम एक प्रकृतिवादी धारा की बात कर रहे हैं जो 19वीं शताब्दी के बीच से शुरू होकर हमारी अपनी शताब्दी में लंबी चली आई है। प्रकृतिवादी से हमारा अभिप्राय यथार्थ के ऐसे अर्थ से है जो प्रकृति और इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञात के अतिरिक्त और किसी यथार्थ को स्वीकार नहीं करती। इसलिए प्रकृतिवादी मानवता को भी प्रकृति का एक भाग मानकर चलते हैं। एक प्रकृतिवादी वैज्ञानिक एकमात्र प्राकृतिक सत्य पर निर्भर करता है। वह न तो किसी तार्किक पूर्व धाराओं और न ही किसी दिव्य प्रकट रूप पर भरोसा करता है। और यह मार्क्स, डार्विन और फ्रायड तीनों पर लागू होता है, बिल्कुल पूरी तरह। पिछली शताब्दी से जो कुंजी सामने आए वे थे प्रकृति, वातावरण, इतिहास, विकास और प्रगति। मार्क्स ने बताया था कि मानव विचारधाराएं समाज के आधार की उपज थी। डार्विन ने दिखाया कि मानवतावाद धीमे जैविक विकास का परिणाम है और फ्रायड के अचेतन के अध्ययनों ने उजागर किया कि लोगों के कार्य प्रायः पाशविक आवेगों या प्रवृत्तियों के परिणाम थे। मैं सोचती हूँ कि मैं लगभग समझ गई हूँ कि प्राकृतिक से आपका क्या अभिप्राय है, किंतु क्या यह सबसे अच्छा नहीं रहेगा कि हम एक समय में एक ही आदमी की बात करें? हम डार्विन की बात करेंगे। सोफी, तुम्हें याद होगा सुकरात से पहले के दार्शनिक प्रकृति की प्रक्रियाओं के प्राकृतिक स्पष्टीकरण तलाशते थे। जिस प्रकार उन्हें प्राचीन पौराणिक कथा वाले स्पष्टीकरण से स्वयं को दूर रखना था, उसी प्रकार डार्विन को स्वयं को चर्च द्वारा मनुष्य और जानवर की सृष्टि के विचार से दूर रखना था। किंतु क्या वह वास्तव में दार्शनिक था? डार्विन एक जीवन शास्त्री और प्राकृतिक वैज्ञानिक था, किंतु वह भी हाल के समय का वैज्ञानिक भी था, जिसने सबसे अधिक खुले रूप से बाइबल में वर्णित सृष्टि में मनुष्य के स्थान पर संबंधित मत को चुनौती दी थी। अतः आपको डार्विन के विकास के सिद्धांत के बारे में कुछ बताना पड़ेगा। आइए हम व्यक्ति डार्विन से शुरू करते हैं। वह 1809 में श्रिप्सबरी नामक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ था। उसका पिता डॉक्टर रॉबर्ट डार्विन एक कुख्यात स्थानीय चिकित्सक था और अपने बेटे के पालन पोषण में कठोर अनुशासन बरतता था। जब चार्ल्स स्थानीय ग्रामर स्कूल का विद्यार्थी था तो उसके हेडमास्टर ने बालक डार्विन का वर्णन इस प्रकार किया: वह हर समय इधर उधर उड़ता फिरता है, बेकार की चीज़ों में अपना दिमाग खराब कर रहा है और कोई भी तनिक सा भी ऐसा काम नहीं करता जो जरा सा भी उपयोगी हो। उपयोगी से हेडमास्टर का अभिप्राय यूनानी और लैटिन क्रियाओं को रटने से था और उड़ते फिरते से उसका प्यार था कि चार्ल्स इधर उधर चिढ़ता फिरता है और अनेक प्रकार के दुर्मुट, एक प्रकार का खीरा इकट्ठा करता है। मैं शर्त लगाती हूँ उसे अपने शब्दों पर अफसोस हुआ होगा। बाद में जब अपने धर्मशास्त्र पढ़ना शुरू किया तो चार्ल्स की अधिक रुचि चिड़िया देखने और कीड़े मकोड़े इकट्ठा करने में थी और इसलिए उसे धर्मशास्त्र में अच्छे ग्रेड नहीं मिले। जब वो कॉलेज में था उसने प्राकृतिक वैज्ञानिक के रूप में अपने लिए ख्याति अर्जित कर ली। उसकी अधिकांश रुचि भूविज्ञान में थी। विज्ञान की यह शाखा उन दिनों अच्छी बढ़ रही थी। अप्रैल 1831 में जैसे ही उसने धर्मशास्त्र में कैम्ब्रिज से स्नातक परीक्षा पास कर ली, वह नॉर्थ वेल्स में चट्टानों की बनावट का अध्ययन करने और जीवाश्म को इकट्ठा करने चला गया। उसी वर्ष अगस्त में जब वह मुश्किल से 22 वर्ष का रहा होगा, उसे एक पत्र मिला जो उसके शेष जीवन की दिशा निर्धारित करने वाला था। वह पत्र किस बारे में था? यह पत्र उसके मित्र और अध्यापक जॉन स्टीवन हैंसलो ने भेजा था। उसने लिखा, मुझे निवेदन किया गया है कि मैं एक प्रकृतिवादी की अनुशंसा करूं जो कैप्टन फिट्जजेराल्ड के साथी की तरह जाएगा।
फिट्जराय को सरकार ने दक्षिणी अमेरिका के समुद्री किनारों का सर्वेक्षण करने के लिए कमीशन नियुक्त किया है। मैंने उनसे कहा है कि इस काम के लिए तुम सबसे उपयुक्त व्यक्ति हो और वर्तमान स्थिति में इस काम को कर सकते हो। जहां तक इस काम के आर्थिक पहलू का प्रश्न है, मुझे कुछ नहीं मालूम। समुद्री यात्रा 2 वर्ष चलेगी। आपको यह सब जवानी याद कैसे रहता है? ये कहानी किस्सा है सोफी। और उसने क्या उत्तर दिया? वह दिल से इस अवसर को पकड़ना चाहता था, किंतु उन दिनों युवक अपने माता पिता की सहमति के बिना कुछ नहीं करते थे। उसके बहुत मनाने पर आखिर में उसका पिता मान गया और वह यही पिता था जिसने अपने बेटे की समुद्री यात्रा का खर्चा उठाया। यहाँ तक कि आर्थिक पहलू का प्रश्न था। इस बारे में चुप्पी लगाना महत्वपूर्ण था। ओह, जहाज नौसेना का HMS बीगल था। इसने 27 दिसंबर 1831 को प्लाईमाउथ से यात्रा प्रारंभ की। दक्षिण अमेरिका जाना था और यह अक्टूबर 1836 तक वापस नहीं लौटा। 2 वर्ष 5 वर्ष हो गया और दक्षिणी अमेरिका की समुद्री यात्रा पूरी दुनिया के गोल चक्कर लगाने की यात्रा बन गई। और अब हम हाल ही के समय की सबसे महत्वपूर्ण खोज की समुद्री यात्रा पर आते हैं। वे सारी दुनिया की घूम घूम कर यात्रा करते रहे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। दक्षिण अमेरिका से वे प्रशांत महासागर में से होते हुए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका पहुंचे। फिर वे इंग्लैंड के लिए वापस चलने के बजाय वापस दक्षिणी अमेरिका आ गए। डार्विन ने लिखा कि बीगल जहाज में समुद्री यात्रा निस्संदेह उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। समुद्र पर बने रहना एक प्रकृतिवादी के लिए आसान नहीं रहा होगा। शुरू के वर्षों में बीगल दक्षिणी अमेरिका के तटों पर इधर उधर आता जाता रहा। इससे डार्विन को प्रायद्वीप एवं अंदर के भागों को अच्छी तरह जानने का अवसर प्राप्त हुआ। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी प्रशांत में गालापैगोस के द्वीप में अभियान द्वारा कई बार जाना भी निर्णायक रूप से महत्वपूर्ण था। वह बहुत बड़ी मात्रा में सामग्री इकट्ठा करने और उसे इंग्लैंड भेजने में सफल हुआ, किंतु उसने अपनी प्रकृति और जीवन के विकास संबंधी चिंता को अपने ही पास रखा। जब वो 27 वर्ष की अवस्था में इंग्लैंड पहुंचा, उसने स्वयं को एक ख्यात वैज्ञानिक के रूप में पाया। उस बिंदु पर उसे अपने अंदर अपनी तस्वीर साफ नजर आने लगी, जो बाद में जीवन के विकास का सिद्धांत अपनाने जा रही थी। किंतु वापस लौटने के भी कई वर्षों बाद तक डार्विन ने अपनी मुख्य रचना का प्रकाशन नहीं किया, क्योंकि डार्विन एक सावधानी बरतने वाला आदमी था। यह सावधानी एक वैज्ञानिक के लिए उचित ही थी। उसकी मुख्य रचना क्या थी? अच्छा, उसकी मुख्य रचनाएं कई थी वास्तव में, किंतु जिस पुस्तक ने इंग्लैंड में सर्वाधिक गर्म बहस छेड़ी थी वह थी जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। यह 1859 में प्रकाशित हुई थी। इसका पूरा शीर्षक था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन अथवा द प्रिजर्वेशन ऑफ फेवर्ड रेसेज इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ। लंबा शीर्षक वास्तव में डार्विन के सिद्धांत का संपूर्ण वृत्त चित्र है। निश्चय ही उसने शीर्षक में बहुत कुछ भर दिया, किंतु आइए हम इसे एक एक टुकड़ों में लेते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में डार्विन ने 2 सिद्धांत या 2 धारणाएं सामने रखी। प्रथम उसका प्रस्ताव था कि समस्त वर्तमान वनस्पतियों जानवर रूप पहले के और अधिक पुरातन रूपों से उत्तराधिकारी स्वरूप में एक जैविक विकास से होते हुए पहुंचे हैं। दूसरे, प्राकृतिक चयन या छांट का परिणाम या विकास है। जो सबसे फिट है वही बचा रहेगा। यह ठीक है, किंतु हमें पहले विकास के विचार पर ध्यान नियंत्रित करना चाहिए। यह अपने आप में इतना मौलिक नहीं था। जैव वैज्ञानिक विकास का विचार बहुत पहले 1800 में स्वीकार किए जाने लगा था। इस विचार का अग्रणी प्रवक्ता फ्रेंच जुआलिस्ट लेमार्क था। उसे भी पहले डार्विन के अपने दादा इरेस्मस डार्विन ने सुझाव दिया था कि पौधे और जानवर कुछ पुरातन नस्लों से विकसित हुए हैं, किंतु उनमें से कोई भी ऐसा स्वीकार स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर पाया था कि यह विकास कैसे हुआ। इसलिए चर्च के लोगों ने उन्हें बड़ी चुनौती या खतरा नहीं समझा, किंतु डार्विन से खतरा था। हाँ, वास्तव में, और ऐसा अकारण नहीं था। धर्म क्षेत्रों और वैज्ञानिकों दोनों ही के बीच सारी वनस्पति और जानवरों की नस्लों की अपरिवर्तनशीलता का बाइबिल का सिद्धांत कठोरता से माना यूं अनुकरण किया जाता था। जानवर जीवन का प्रत्येक रूप एक बार और हमेशा के लिए अलग ही बना दिया गया था। इसके अतिरिक्त ईसाई मत और अफलातूनियों और अरस्तू के उपदेशों के बीच समन्वय था। ऐसा कैसे? अफलातून का सिद्धांत यह पूर्व कल्पना करता था कि सारी जानवर नस्लें अपरिवर्तनशील हैं, क्योंकि उन्हें शाश्वत विचारों या रूपकारों के नमूनों के अनुसार बनाया गया था। जानवर नस्लों की अपरिवर्तनशीलता अरस्तू के दर्शन शास्त्र का भी एक केंद्र बिंदु था, किंतु डार्विन के समय में ऐसे कई अवलोकनों और खोजें थी जो पारस्परिक विचारों की परीक्षा ले रही थी। वे किस प्रकार के अवलोकन या खोजें थी? ठीक, शुरुआत करते हैं। जीवाश्म बढ़ती संख्या में खोद निकाले गए थे, ऐसे ही अब अनुपलब्ध हो गए।
जानवरों की बड़ी जीवाश्म हड्डियां पाई गई थी। डार्विन स्वयं इस बात से आश्चर्यचकित हुआ था कि प्रणाली के समुद्री प्राणियों के निशान जमीन पर समुद्र से बहुत दूर पाए गए थे। दक्षिण अमेरिका में उसे एंडीज पर्वतों में बहुत ऊंचाई पर इस प्रकार की खोजें की, और एक समुद्री प्राणी एंडीज पर्वतों में क्या कर रहा था। सोफी, क्या तुम मुझे यह बता सकती हो? नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें वहां कुछ लोगों ने या जानवरों ने बस यूं ही फेंक दिया था। दूसरों का यह मानना था कि ईश्वर ने यह जीवाश्म और समुद्री प्राणियों के लिए चिन्ह ईश्वर में विश्वास न करने वालों को भटकाने के लिए वहां छोड़ दिए थे। किंतु वैज्ञानिक किस में विश्वास करते हैं? अधिकांश भूगर्भ शास्त्रियों ने दावा किया कि किसी महाविनाश के सिद्धांत को माना, जिसके अनुसार पृथ्वी पर विशाल बाढ़ें, भूकंप और ऐसी अन्य विनाश लीलाएं हुई जिसमें सारा जीवन नष्ट हो गया। इनमें से एक हमें बाइबल में पढ़ने को मिलता है, बाढ़ और नोवा की नाव। हर विनाश और विध्वंस के बाद ईश्वर ने नए और अधिक परफेक्ट पौधे और बच्चे बनाकर पृथ्वी पर फिर से जीवन ला दिया। अतः जीवाश्म उन पहले वाले जीवनों के रूपाकारों के निशान थे जो भयंकर एवं विशाल विध्वंसों में साफ समाप्त हो गए थे। बिल्कुल ठीक। उदाहरण के लिए ऐसे सोचा जाता था कि जीवाश्म उन जानवरों के निशान थे जो नोआ की नाव में न बैठ पाए थे। किंतु डार्विन ने बीगल में जब अपनी यात्रा प्रारंभ की थी तो वो अपने साथ अंग्रेज जीवन शास्त्री सर चार्ल्स लियन के प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी का प्रथम अंक ले गया था। लियल का मानना था कि प्रकृति की वर्तमान भूरचना, जिसमें इसके सारे पर्वत और घाटियां शामिल हैं, एक असीम, लंबी और क्रमिक विकास का परिणाम है। उसका बिंब था कि छोटे छोटे परिवर्तन भी अत्यंत बड़े भूगर्भिक उभार ला सकते हैं, क्योंकि हमें अनेकानेक युगों में बीते समय को भी ध्यान में रखना है। वह किस प्रकार के परिवर्तनों की बात सोच रहा था? वह उन्हें ताकतों की बात सोच रहा था जो आज भी कार्यरत हैं। हवा और मौसम, पिघलता बर्फ, भूकंप और जमीन के स्तर में उभार। तुमने पानी की एक बूंद द्वारा पत्थर घिसने की बात सुनी होगी, पार्श्विक शक्ति द्वारा नहीं, अपितु निरंतर बूंद बूंद गिरते रहने द्वारा। लियल का विश्वास था कि इसी प्रकार के अत्यंत छोटे और क्रमिक परिवर्तन एक बेहद लंबे अरसे के दौरान प्रकृति का चेहरा पूरी तरह बदल सकते हैं। किंतु अकेला यह सिद्धांत यह स्पष्ट नहीं कर सकता था कि डार्विन को एंडीज पर्वतों में ऊपरी समुद्री प्राणियों के शेषांक क्यों मिले। किंतु डार्विन ने हमेशा याद रखा कि अत्यंत छोटे और क्रमिक परिवर्तन पर्याय समय मिलने पर नाटकीय परिवर्तन बन सकते हैं। मैं सोचती हूँ कि उन्हें वही स्पष्टीकरण जानवरों के विकास के लिए भी प्रयोग किया। हाँ, यह उसका विचार था। किंतु जैसा मैंने पहले कहा, डार्विन एक सतर्क व्यक्ति था। उसने उत्तर देने का प्रयास करने से बहुत पहले प्रश्न सामने रखे। इस अर्थ में उसने तरीकों का प्रयोग किया जिसे सभी सच्चे दार्शनिक प्रयोग करते हैं। प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण है, किंतु उत्तर देने में जल्दी या हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब मैं समझ गए। लियल के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक कारक पृथ्वी की आयु थी। डार्विन के समय यह व्यापक रूप से मानी जाती थी कि ईश्वर की पृथ्वी बनाने के बाद 6000 वर्ष बीत गए हैं। आदम और हव्वा की पीढ़ियों की गणना करने के बाद इस संख्या तक पहुंचे हैं। कितना सीधा और भोला भला। अच्छा, घटना होने के बाद बुद्धिमान हो जाना आसान है। डार्विन ने अपने अनुमान एवं प्राप्त जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी की आयु 30 करोड़ वर्ष मानी, क्योंकि इस चीज कम से कम साफ थी। न तो लियल का क्रमिक भूगर्भिक विकास का सिद्धांत और न ही डार्विन का अपना विकासवाद का सिद्धांत ही कोई वैधता प्राप्त कर सकता था, यदि अत्यंत बेहद लंबी कालावधि ध्यान में नहीं रखी जाती। पृथ्वी की आयु कितनी है? आज हमें ज्ञात है कि पृथ्वी की आयु 460 करोड़ वर्ष है। वाह, बहुत बढ़िया। अब तक हमने डार्विन के जैविक विकास की एक दलील को, यानी चट्टानों की विभिन्न परतों में जीवाश्मों का परत बनाते समय जमाव को देखा है। दूसरी दलील थी जीव जातियों का भौगोलिक बंटवारा। यह वह क्षेत्र था जहां डार्विन की वैज्ञानिक समुद्री यात्रा नया एवं अत्यंत विशद आंकड़ा संग्रह योगदान कर सकता था। उसने स्वयं अपनी आंखों से देखा था कि एक ही क्षेत्र में एक जीव जाति के अलग अलग जानवर बारीक विवरणों में एक दूसरे से भिन्न थे, खासतौर पर एक्वेडोर के पश्चिम में। गालापेगोस द्वीप में उसने बड़े रोचक एवं उपयोगी आकलन किए थे। मुझे उनके बारे में बतलाएं। गालापेगोस द्वीप एक नजदीकी समूह है और ज्वालामुखी द्वीपों का समूह है, अतः वहां वनस्पतिक जीवन और जानवरों के जीवन में कोई बड़ा अंतर नहीं था। किंतु डार्विन की रुचि तो छोटे से छोटे अंतर में थी। सभी द्वीपों पर उसे विशालकाय कछुए मिले जो अलग अलग द्वीपों में थोड़े थोड़े अलग अलग प्रकार के थे। क्या ईश्वर ने हर एक द्वीप के लिए कछुओं की अलग अलग प्रजातियां बनाई थी? यह संदेहास्पद है।
गालापेगोस द्वीप पर पक्षी जीवन के बारे में डार्विन के अवलोकन तो और भी महत्वपूर्ण थे। गालापेगोस के फिंच सारस एक द्वीप और दूसरे द्वीप के बीच भिन्न थे, खासतौर पर अपनी चोंच की बनावट में। डार्विन ने दिखाया कि फर्क इस बात से जुड़ा था कि अलग अलग द्वीपों पर ये पक्षी अपना भोजन कैसे पाते थे। तेज नोकदार चोंच वाले जमीन पर रहने वाले सारस चीड़ के कोन के बीच खाते थे। छोटे गाने चहचनवाले वाले सारस कीड़े मकोड़े खाते थे और पेड़ों पर रहने वाले सारस पेड़ की शाखाओं और छाल में पाए जाने वाले कीटों को खाते थे। जीव जाति के हर एक प्रत्येक पक्षी की चोंच ऐसी थी जो उनके भोजन लेने के तरीके के अनुकूल थी। क्या ये सारे सारस एक समान प्रजाति से निकल कर आ रहे थे, और क्या इन सारसों ने स्वयं को अलग अलग द्वीपों में प्राप्त वातावरण के अनुरूप पिछले लाखों करोड़ों वर्षों में ऐसे ढाल लिया था कि सारसों की नई प्रजाति का विकास हो? वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचा नहीं पहुंचा। हाँ, हो सकता है वह दिन था जहां डार्विन डार्विनिस्ट बन गया। गालापेगोस द्वीपों पर उसने यह भी अवलोकन किया कि वहां के जानवर दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले जानवरों की प्रजातियों से बहुत मिलते जुलते थे। क्या ईश्वर ने एक बार और सदा के लिए एक दूसरे से थोड़े से भिन्न जानवर बनाए थे, या कोई विकास हो गया था? अब उनका इस मान्यता के प्रति संदेह उत्तरोत्तर बढ़ने लगा कि सभी प्रजातियां अपरिवर्तन बनाई गई हैं, किंतु उसके पास अभी भी व्यवहारिक या खड़ा कर सकने वाला स्पष्टीकरण नहीं था कि ऐसा कौन सा विकास कैसे हो गया। किंतु एक कारक और था जो संदेश दे रहा था कि पृथ्वी पर सब जानवर एक दूसरे से संबंधित थे, और वह क्या था? स्तनपायी जानवरों में भ्रूण का विकास। यदि आप कुत्ते, चमगादड़ों, खरगोश और सारे मानवों के भ्रूणों की प्रारंभिक अवस्था देखें और तुलना करें तो आप उनका अंतर नहीं बतला सकते। आप एक मानव भ्रूण और खरगोश के भ्रूण में अंतर नहीं बता सकते। बहुत आगे के चरणों में पहुंचकर ही यह अंतर देखने लायक बनता है। क्या इससे यह संकेत नहीं मिलता कि हम दूर के संबंधी हैं? किंतु अभी भी उसके पास इसका स्पष्टीकरण नहीं था कि यह विकास कैसे हुआ। वह निरंतर लियेल के इस सिद्धांत पर विचार करता रहा कि बहुत छोटे छोटे परिवर्तन एक लंबी अवधि में बड़ा प्रभाव डालते थे, किंतु उसे ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला जिसे एक सामान्य सिद्धांत की तरह लागू किया जा सके। वह फ्रेंच जियोलॉजिस्ट लेमार्क के सिद्धांत को जानता था, जिसने दिखाया था कि विभिन्न प्रजातियों ने वे लक्षण विकसित कर लिए हैं जिनकी उसे जरूरत पड़ी। उदाहरण के लिए जिराफों ने लंबी गर्दनें विकसित कर ली क्योंकि कई पीढ़ियों से वे पेड़ों में ऊपर पत्तों की तलाश में पहुंच रहे हैं। लेमार्क का मानना था कि जिन लक्षणों को एक प्राणी अपने प्रयासों से प्राप्त करता है वे उसकी अगली पीढ़ी में आ जाते हैं, किंतु प्राप्त लक्षणों के विरासत के सिद्धांत को डार्विन ने अस्वीकार कर दिया। क्योंकि लेमार्क के पास बड़े साहसिक दावों का कोई सबूत नहीं था, किंतु डार्विन अब एक अन्य अधिक साफ नजर वाली आने वाली विचार पद्धति का अवलोकन करने जा रहा था। आप लगभग ये कह सकते हैं कि प्रजातियों के विकास के पीछे वास्तविक मैकेनिज्म अब बस उसकी आंखों के सामने ही था। तो यह क्या था? मैं चाहूंगा कि उस मैकेनिज्म को तुम स्वयं अपने आप बनो। इसलिए मैं पूछता हूँ, यदि तुम्हारे पास 3 गाय हैं पर तुम्हारे पास केवल 2 गायों लायक चारा है तो आप क्या करेंगी? मैं सोचती हूँ कि मुझे उनमें से एक को बूचड़ खाने या ज़िबा कर देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो उनमें से किसको मारोगी? मैं सोचती हूँ मैं उसको मारूंगी जो सबसे कम दूध देती है। क्या तुम ऐसा करोगी? हाँ, यह तार्किक है, नहीं है क्या? बिल्कुल यही चीज है जो मानवता हजारों सालों से करती आई है, किंतु हमने अभी तुम्हारी 2 गायों वाली बात खत्म नहीं की है। मान लो तुमने चाहा कि इनमें से एक के बछड़ा हो जाए, तो कौन से छांटोगी? उसे छांटूंगी जो ज्यादा दूध देती है, फिर इसकी बछिया भी अच्छा दूध देने वाली होगी। इसका अर्थ हुआ कि कम दूध वाली से तुम्हें ज्यादा दूध वाली पसंद है। अब एक और सवाल है, यदि तुम शिकारी हो, तुम्हारे पास 2 शिकारी कुत्ते हैं, किंतु तुम्हें एक कुत्ता छोड़ना है, तो तुम कौन सा रखोगी? उसे जो मेरे शिकार को जल्दी पकड़ उठा लाता है। बिल्कुल साफ बात है, तो तुम बेहतर गंडाक का पक्ष लोगी। सोफी, बिल्कुल इसी तरह लोगों ने पिछले 10,000 वर्षों से घरेलू जानवरों को पाला पैदा किया है। मुर्गियां हमेशा से ही हफ्ते में 5 अंडे नहीं देती थी। भेड़ें इसी तरह हमेशा ज्यादा ऊन नहीं दे पाती थी, और घोड़े हमेशा ही इतने तेज या मजबूत नहीं थे जितने आज है। इन्हें पैदा करने वालों ने कृत्रिम चयन या छांट की है, और यही बात वनस्पति जगत में भी लागू होती है। अगर आपके पास आलू के अच्छे बीज हैं तो आप खराब आलू नहीं बोते, और इसी तरह आप गेहूं के उन पौधों को काटने में समय व्यर्थ नहीं करते जिन पर बाली नहीं आती। डार्विन ने बतलाया कि कोई भी गाय, कुत्ते या सारस और गेहूं के तने पूरी तरह समान नहीं है। प्रकृति अंदरों का लंबा चौड़ा भंडार पैदा करती है।
एक ही जाति में भी दो प्राणी बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। जब तुमने नीला द्रव पिया तब तुमने स्वयं यह अनुभव किया। हाँ, मैं यह बात कहूंगी। सो अब डार्विन को स्वयं को पूछना पड़ा, क्या इसी प्रकार का एक मैकेनिज्म प्रकृति में भी काम कर रहा है? क्या यह संभव है कि प्रकृति भी एक प्राकृतिक या स्वाभाविक चयन करती हो कि कौन सी इकाइयां जीवित बनी रहेंगी, और क्या इस प्रकार का चयन एक लंबे कालावधि में वनस्पति और जानवरों की नई प्रजातियां पैदा कर सकता था? मैं अनुमान लगाऊंगी हाँ। डार्विन अभी भी ठीक से यह कल्पना नहीं कर पा रहा था कि यह प्राकृतिक चयन किस प्रकार होगा, किंतु अक्टूबर 1838 में बीगल पर समुद्री यात्रा से लौटने के पूरे 2 वर्ष बाद थॉमस माथल्स की, जो जनसंख्या अध्ययन का विशेषज्ञ था, एक पुस्तक डार्विन के हाथ लगी। माथल्स को इस निबंध का विचार एक अमेरिकन बेंजामिन फ्रैंकलिन से मिला था, जिसने दूसरी चीजों के साथ ही साथ लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार किया था। फ्रैंकलिन ने यह बात बतलाई थी कि यदि प्रकृति में कोई परिसीमन करने वाला कारक न हो तो पौधे या जानवर की मात्रिक प्रजाति सारे भूमंडल में फैल जाएगी, किंतु क्योंकि बहुत सी प्रजातियां हैं, इसलिए वे एक दूसरे को संतुलन में रखती हैं। मैं यह समझ सकती हूँ। माल्थल ने इस विचार का काम किया और इसे विश्व की जनसंख्या पर लागू किया। उसका विश्वास था कि मनुष्य की प्रजनन क्षमता इतनी विराट है कि सदैव ही बचे रह जाने वाले बच्चों से अधिक बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि भोजन का उत्पादन जनसंख्या में बढ़ोतरी के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए अस्तित्व के संघर्ष में जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग भोजन के अभाव में मरने वालों के लिए विवश है। जो बच गए और बड़े हो गए, उन्होंने जाति को आगे बढ़ा दिया। ये वे लोग होंगे जो बचे रहने के संघर्ष में सबसे बढ़िया निकले। यह तो तार्किक लगता है, किंतु यह एक विश्वव्यापी रचना प्रक्रिया की रूपरेखा थी जिसकी डार्विन को तलाश थी। इस रूपरेखा से स्पष्टीकरण मिलने की संभावना थी कि विकास कैसे होता है। जीवन के संघर्ष में यह प्राकृतिक चयन के कारण होता था, जिसमें वे जिन्होंने अपने आप को अपने वातावरण के अनुकूल बना लिया, बचे रह सकते थे और अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा सकते थे। यह दूसरा सिद्धांत था जिसकी प्रस्तावना उसे दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में की। उसने लिखा कि सारे ज्ञात जानवरों में हाथी सबसे धीमा संतान पैदा करने वाला है, किंतु यदि इसके 6 बच्चे हों जो 100 में से बचे रहें तो 740 या 750 वर्ष बाद पहली जोड़ी से बच्चा पैदा होने वाले लगभग 1,90,00,000 हाथी जीवित होंगे। और अकेली एक काड़ मछली का जिसके हजारों अंडे होते हैं तो जिक्र ही क्या करना। डार्विन ने आगे एक और प्रस्ताव रखा कि उन प्रजातियों में जीवित बचे रहने का संघर्ष सबसे कठिन होता है जिसमें संतति आपस में एक दूसरे से बहुत अधिक मिलती जुलती हैं। उन्हें समाज भोजन के लिए लड़ना पड़ता है। वहां न्यूनतम लाभ यानी अत्यंत सूक्ष्म फर्क अपने सच्चे रूप में सामने आता है। जीवित बचे रहने का संघर्ष जितना दुर्धर होगा, नई प्रजातियों का विकास उतना ही जल्द होगा, क्योंकि वे ही बच सकेंगे जिन्होंने स्वयं को परिस्थिति के सर्वाधिक अनुकूल बना लिया है, और दूसरे मरकर समाप्त हो जाएंगे। जितना कम खाना होगा और जितने अधिक खाने वाले होंगे, उतनी ही अधिक तेजी से विकास होता है। हाँ, किंतु यह केवल भोजन का प्रश्न नहीं है। दूसरे जानवरों द्वारा खाए जाने से बचना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए रक्षात्मक छद छुपाव रखना, जल्दी से तेज दौड़े जाने की योग्यता, दुश्मनों जानवरों की पहचान, या सबसे खराब परिस्थिति में रक्षा कवच के लिए बदबूदार स्वाद, ये सब जीवित बचे रहने के लिए जरूरी है। ऐसा जहर जो घात लगाकर मारने वालों को मार सकता था भी उपयोगी था। यही कारण है कि बहुत सारे कैक्टस जहरीले होते हैं। सोफी, रेगिस्तान में व्यवहारिक रूप से और कुछ पैदा नहीं होता, इसलिए पौधे की उसे खाने वाले जानवरों से रक्षा कर सकते हैं। अधिकांश कैक्टस कांटेदार भी होते हैं। जाहिर है पुनरुत्पादन की योग्यता भी आधारभूत महत्व रखती है। डार्विन ने पौधों की परागण की कुशलता का भी विस्तारपूर्ण अध्ययन किया। फूल शानदार रंगों में चमकते हैं और मादक गंध फैलाते हैं जो कीटों कीड़ों को आकर्षित करती है। एक कीट परागण में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। उसी काम को आगे बढ़ाने में पक्षी भी अपनी मधुर स्वर में गाते हैं। एक शांतिपूर्ण या गमगीन बैल जिसकी गायों में कोई रुचि नहीं है, वंशवर्धन में भी कोई रुचि नहीं रखता, और इस प्रकार के लक्षण होने के कारण इसकी वंश परंपरा तुरंत समाप्त हो जाएगी। बैल का जीवन में एकमात्र उद्देश्य पूरी यौन परिपक्वता तक पहुंचना और अपनी जाति को आगे बढ़ाने के लिए पुनरुत्पादन करना है। जो किसी कारणवश अपने जीन आगे पहुंचाने में असमर्थ रहते हैं, निरंतर बेकार होते हैं, फेंक दिए जाते हैं, और इसी तरीके से उसकी प्रजाति परिष्कृत होती जाती है।
बीमारी के लिए प्रतिरोधात्मक क्षमता एक अन्य महत्वपूर्ण लक्षण है जिसे प्राकृतिक ढंग से इकट्ठा किया जाता है और जीवित बच रहे फर्फ वाले प्राणियों में सुरक्षित रखा जाता है। इस प्रकार हर चीज अच्छी और अच्छी होती जाती है। इस निरंतर चयन का परिणाम यह होता है कि जो एक विशिष्ट वातावरण से सबसे बढ़िया अनुकूल बना रहता है या तो एक विशिष्ट वातावरण कोने में सर्वाधिक अनुकूल बन जाते हैं, वे ही दीर्घावधि में उस वातावरण में अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाते चलते हैं। किंतु यह जरूरी नहीं है कि एक वातावरण में जो लाभ है वही लाभ दूसरे वातावरण में भी चले। गोलापेगोस के कुछ सारसों के लिए उड़ने की योग्यता अत्यंत महत्वपूर्ण थी, किंतु उड़ने की योग्यता उस समय लाभदायी नहीं है जब भोजन जमीन से खोद कर प्राप्त करना है और आसपास घाती जानवर नहीं है। युगों युगों में जानवरों की जो भिन्न भिन्न प्रजातियां पैदा हो गई या नई बन गई हैं, उनके पीछे भी यही कारण है। प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन से विशिष्ट कोने बने और उनसे सर्वाधिक अनुकूलता वाले बना लेने वाले प्रजाति बढ़ती विकास होती चली गई। किंतु फिर भी मानव जाति केवल एक है। ऐसा इसलिए है कि मनुष्य में जीवन की विभिन्न दशाओं के अनुकूल बन जाने की अद्वितीय योग्यता है। डार्विन को एक तथ्य ने बड़े आश्चर्य में डाल दिया। उसने देखा कि टिएरा डेल फुएगो में भारतीय भयंकर जलवायु की दशाओं में भी कैसे न कैसे जी लेते थे। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि सारे मनुष्य, सारे मानव प्राणी एक जैसे हैं। जो लोग विषुवत रेखा के समीप रहते हैं, उनकी उत्तर की जलवायु में रहने वालों की तुलना में त्वचा पक्के रंग की है, क्योंकि यही रंग की त्वचा उन्हें सूरज की धूप से बचाती है। गोरे लोगों को यदि लंबी अवधि तक सूरज की धूप में रहना पड़े तो उन्हें त्वचा के कैंसर होने की अधिक संभावना बनी रहती है। क्या उत्तरी देशों में रहने वालों की त्वचा गोरी त्वचा के लाभ के समान है? हाँ, अन्यथा पृथ्वी पर रहने वाले हर व्यक्ति की त्वचा काली होती है, किंतु श्वेत त्वचा बड़ी आसानी से सूर्य विटामिन बना लेती है और यह उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ सूरज की धूप कम मिलती है। आजकल यह इतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया क्योंकि हम पर्याप्त सूर्य विटामिन अपने भोजन से पा लेते हैं, किंतु प्रकृति में कुछ भी अनियमित नहीं है। हर चीज उस अनंत और सूक्ष्म परिवर्तनों से बनी है जो अनगिनत पीढ़ियों के दौरान हो गए हैं। वास्तव में यह सब कल्पना करना तो अद्भुत है। वास्तव में ऐसा ही है। यहाँ तक इसलिए हम डार्विन के विकास के सिद्धांत को कुछ वाक्यों में संक्षेप में कह सकते हैं। चलिए आगे। हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के विकास के पीछे कच्चा माल उन्हीं प्रजातियों के व्यक्तियों में हो रहा निरंतर फर्क था और उसके साथ ही साथ बड़ी संख्या में संतति, जिसका अभिप्राय यह था कि उनका एक छोटा भाव ही शेष जीवित बचेगा। विकास के पीछे वास्तविक रचना प्रक्रिया या हाँकने वाली शक्ति, इस प्रकार जिंदा बचे रहने के संघर्ष में प्राकृतिक चयन था। इस चयन ने यह सुनिश्चित किया कि सबसे शक्तिशाली या सबसे फिट ही जिंदा बच पाएगा। यह तो गणित के प्रश्न की तरह तार्किक लगता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को लोगों ने कैसे लिया, यह कड़वी बहस वाद विवाद का मुद्दा बन गई। चर्च ने पूरे जोर से इसका विरोध किया और वैज्ञानिक दुनिया तेजी से दो हिस्सों में विभाजित हो गई। इसमें आश्चर्य की ऐसी कोई बात नहीं थी। आखिरकार डार्विन ने ईश्वर को सृष्टि के रचना के काम से निष्कासित कर दिया था। इस सिद्धांत को स्वीकार करने वाले कुछ ऐसे भी थे जिनका दावा था कि यह वास्तव में एक बड़ा सिद्धांत था, जिसके अनुसार जीवन अपनी सहज विकासशीलता की संभाव्य शक्ति से विकसित हुआ, बजाय इसके कि यह सीधे सीधे एक स्थिर इकाई के रूप में बना। अचानक सोफी अपनी कुर्सी से उछल पड़ी। उधर देखिए, वह चिल्लाई। उसने खिड़की के बाहर इशारा किया। नीचे नदी के किनारे किनारे एक आदमी और एक औरत हाथ में हाथ लिए चल रहे थे। वे बिल्कुल नग्न थे। ये आदम और हव्वा है, अल्बर्टो ने कहा। उन्हें धीरे धीरे अपने नियति को लिटिल रेड राइडिंग हुड और वंडरलैंड में एलिस के साथ साझा करने को बाध्य होना पड़ा। यही कारण है कि वे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सोफी उन्हें देखने के लिए खिड़की तक गई, किंतु शीघ्र ही वे पेड़ों में गायब हो गए, क्योंकि डार्विन मानता था कि मानवता जानवरों से निकल कर आई है। 1871 में डार्विन ने द डिसेंट ऑफ मैन प्रकाशित की, जिसमें उसने मनुष्य और जानवरों के बीच बड़ी समानताओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि मनुष्य और एंथ्रोपॉयड लंगूर किसी समय एक ही पिता से विकसित हुए। इस समय तक लुप्त प्राय हुए मनुष्य की प्रथम जीवाश्म खोपड़ियां मिल चुकी थी। इनमें से पहली तो रॉक ऑफ जिब्राल्टर में मिली थी और अन्य कई वर्षों बाद जर्मनी में निएंडरथल में मिली थी। आश्चर्यजनक बात यह थी कि 1859 की तुलना में जब डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित की थी, अब 1871 में विरोध कम हुए, किंतु मनुष्य का
जानवर से निकल कर आना पहली पुस्तक में भी ध्वनित और अर्थ रूप में था। और जैसा मैंने कहा, 1882 में जब डार्विन की मृत्यु हुई तो उसे विज्ञान के अग्रदूत के रूप में सम्मान देते हुए उचित राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया था। तो अंत में उसे आदर और सम्मान मिल गया आखिरकार, हाँ, किंतु उससे पहले इंग्लैंड में उसका वर्णन सबसे खतरनाक आदमी के रूप में किया गया था, पवित्र मूसा। आइए आशा करें कि यह सच नहीं है। उच्च वर्ग की एक महिला ने लिखा, किंतु यदि यह है तो हम आशा करते हैं कि यह व्यापक रूप से लोगों को ज्ञात नहीं होगा। एक विख्यात वैज्ञानिक ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए। एक असमंजस में डालने वाली खोज, और इस बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही बेहतर है। यह तो लगभग यह सबूत था कि मनुष्य शुतुरमुर्ग से संबंधित है। अच्छा बिंदु उठाया तुमने, किंतु अब तो हमारे लिए यह कहना आसान है। अचानक लोगों को बुक ऑफ जीनेसिस के बारे में अपने सारे रुख में संशोधन करना पड़ा। युवा लेखक जॉन रस्किन ने इसे इस प्रकार रखा, भूगर्भ शास्त्रियों, कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। बाइबल की हर पंक्ति के बाद मुझे उनके हथौड़ों की चोट सुनाई देती है, और हथौड़ों की चोटें ईश्वर के शब्द के बारे में उसके संदेह थे। लगता है यही उसका अभिप्राय था, क्योंकि यह सृष्टि की कहानी के शाब्दिक अर्थों से कुछ ज्यादा था। कहानी जो अब ढह गई थी, डार्विन के सिद्धांत का सार वे पूरी तरह बेतरतीब फर्क थे। उन्होंने अंत में मनुष्य पैदा किया, और इससे भी अधिक बात यह थी कि डार्विन ने मनुष्य को किसी ऐसा भावनाहीन प्रक्रिया की उपज बना दिया था जैसे अस्तित्व। क्या डार्विन ने यह भी बतलाया कि कैसे बेतरतीब फर्क कैसे पैदा हुए? तुमने अपनी उंगली इसके सिद्धांत के सबसे कमजोर बिंदु पर रखी है। आनुवंशिकता के बारे में डार्विन के विचार अत्यंत अस्पष्ट थे। क्रॉसिंग या गर्भधान में कुछ ऐसा होता है कि एक माता पिता को दो संतानें भी समान नहीं होती, हमेशा ही कुछ न कुछ अंतर रहता है। दूसरी ओर इस तरीके से कोई वाकई नई चीज पैदा करना कठिन है। इसके अतिरिक्त कुछ पौधे और जानवर हैं जिनमें मुकुलन या साधारण कोष विभाजन से पुनरुत्पादन होता है। इस प्रश्न पर कि फर्क कैसे उभरते हैं, डार्विन के सिद्धांत की कमी को पूरा करने के लिए तथाकथित नव डार्विनवाद है। यह क्या है? सारा जीवन और सारा पूर्ण उत्पादन मूलतः कोष विभाजन का मामला है। जब एक कोष दो में विभाजित होता है तो दो एक से कोष पैदा होते हैं जिनमें बिल्कुल पहले जैसे ही आनुवंशिक कारक होते हैं। कोष विभाजन में हम कहते हैं कि कोष अपनी नकल तैयार करता है, हाँ, किंतु कभी कभी इस प्रक्रिया में अत्यंत सूक्ष्म गलती होती है जिससे नकल किया गया कोष बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसे मातृकोष है। आधुनिक जीव विज्ञानी शब्दावली में इसे म्यूटेशन, लक्षण परिवर्तन कहते हैं। म्यूटेशंस या तो पूरी तरह असंगत होते हैं या यह व्यक्ति के व्यवहार में उल्लिखित चिन्हित परिवर्तन कर देते हैं। वे सीधे सीधे हानिकारक हो सकते हैं, और ऐसे म्यूटेशंस को बड़े जीव समूहों से निरंतर निकाल फेंका जाता है। वास्तव में कई रोग इन म्यूटेशंस के कारण होते हैं, किंतु कभी कभी एक म्यूटेशंस एक व्यक्ति को जीवन के संघर्ष में अपनी बात या अपने स्थान पर अड़े खड़े रखने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त सकारात्मक क्षमता प्रदान कर देता है। जैसे लंबी गर्दन, उदाहरण के लिए जिराफों की गर्दन इतनी लंबी क्यों होती है? इस बारे में लैमार्क का स्पष्टीकरण यही था कि जिराफों को हमेशा ही ऊपर की ओर पहुंचना था। किंतु डार्विनवाद के अनुसार विरासत में प्राप्त कोई भी गुण आगे संतति तक नहीं पहुंचाया जा सकता। डार्विन का विश्वास था कि जिराफ की लंबी गर्दन फर्क का परिणाम था। नव डार्विनवाद ने उस खास फर्क का स्पष्ट कारण दिखलाते हुए इस कमी की पूर्ति कर दी थी, म्यूटेशंस। हाँ, आनुवंशिकी कारकों में पूर्णतः अनियमित परिवर्तनों ने जिराफ के पूर्वजों को औसत से थोड़ी सी लंबी गर्दन प्रदान कर दी थी। जब भोजन की आपूर्ति सीमित थी उस समय यह परिवर्तन हो सकता था। जो जिराफ पेड़ों में सबसे ऊपर तक पहुंच सकता था उसे ही अपने भोजन का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध कर लिया। हम यह कल्पना भी कर सकते हैं कि किस प्रकार आदिमकालीन जिराफों ने भोजन के लिए जमीन खोदने की योग्यता भी प्राप्त कर ली होगी। एक बहुत लंबी अवधि के दौरान एक जानवर प्रजाति ने, जो काफी पहले लुप्त हो गई, अपने आप को दो उप प्रजातियों में विभक्त कर लिया। प्राकृतिक चयन कैसे काम करता है, हम इसके कुछ हाल ही के उदाहरण भी ले सकते हैं। हाँ, कृपया बतलाइए। ब्रिटेन में तितली की एक विशिष्ट प्रजाति है जो पेपरथ मॉथ कहलाती है। यह रूप से वर्च पेड़ों के तनों पर रहती है। 18वीं शताब्दी में अधिकांश पेपरथ पात रूफहले भूरे रंग की थी। क्या तुम अनुमान लगा सकती हो क्यों, सोफी? जिससे कि भूखी चिड़िया आसानी से उनका पता न लगा सके। किंतु समय समय पर अकस्मात म्यूटेशंस के कारण कुछ पक्के रंग की पैदा हुई। क्या ख्याल है तुम्हारा, इनका व्यवहार कैसा रहा होगा? उनको देख लेना आसान था, इसलिए भूखी चिड़िया उन्हें अधिक आसानी से चट कर गई होगी।
क्योंकि उस वातावरण में जहां वर्ष वृक्ष के तने रूप वाले थे, पक्के रंग का होना एक अलाभकारी लक्षण था। इसलिए हमेशा ही हल्के रंग की पेपरथमात संख्या में बढ़ती गई। किंतु उस वातावरण में फिर कोई और चीज हुई। कई जगहों पर उद्योगों से निकलने वाले धुएं और कलौच से रूप वाले तने काले हो गए। क्या ख्याल है तुम्हारा, फिर पेपरथमात का क्या हुआ होगा? तब फिर पक्के रंग वाली अधिकांश बची रही होगी, और हाँ, फिर उनकी संख्या बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। 1848 से 1948 के बीच कई स्थानों पर पक्के रंग के पेपर्थ की संख्या 1 से बढ़कर 99 हो गई। वातावरण बदल गया था। अब हल्के रंग का बना रहना लाभप्रद नहीं था, अपितु इसके के विपरीत लाभकारी था। सफेद हारने वाले जैसे ही वर्ष के तनों पर प्रकट हुए, वैसे ही चिड़िया उन्हें चट कर गए। किंतु फिर एक बार एक महत्वपूर्ण ज्ञात हुई। उद्योगों में कोयलों के कम उपयोग और कारखानों में फिल्टर करने के बढ़िया उपयोगों के कारण फिर अपेक्षाकृत साफ वातावरण बन गया। तो अब वर्ष फिर पहले जैसे चांदी के रंग के हो गए, और इसलिए पेपरथमात फिर अपने रूप वाले रंग में लौटने आने की प्रक्रिया में है। यह वह चीज है जिसे हम एडेप्टेशन या अनुकूलन कहते हैं। यह एक प्राकृतिक नियम है। अच्छा, अब मैं समझी। किंतु इस बात के अनेक उदाहरण हैं कि मानव ने वातावरण में कैसे हस्तक्षेप किया है। जैसे उदाहरण के लिए लोगों ने कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करके कीटनाशक जीवों का उन्मूलन करने का प्रयास किया है। प्रारंभ में तो इसके बहुत बढ़िया परिणाम हो सकते हैं, किंतु जब कीटनाशक दवाओं का छिड़काव खेतों में या फलों के बाग में करते हैं तो आप उन नाशक जीवों के रूप में लघु रूप में पर्यावरणीय आपदा पैदा करते हैं जिसका आप उन्मूलन करना चाहते हैं। निरंतर म्यूटेशंस होते रहने के कारण एक नए प्रकार का नाशक जीव पैदा हो जाता है जो प्रयुक्त कीटनाशक दवा का सामना कर सकता है। अब ये विजेता खुला खेल खेल रहे हैं, इसलिए कुछ विशिष्ट प्रकार के नाशक जीवों के विरुद्ध लड़ना कठिन और कठिन इसलिए होता जाता है कि मनुष्य ने उनके उन्मूलन का प्रयास किया है। सर्वाधिक प्रतिरोधी फर्क वाले कीट ही वे कीट हैं जो बचे रह जाते हैं, निश्चय ही। यह तो अच्छा खासा डरावना है। यह निश्चय ही विचारणीय बात है। हम अपने शरीर में ही बैक्टीरिया के रूपों में परजीवियों से लड़ते हैं। हम पेनिसिलिन और दूसरे प्रकार के एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। हाँ, और पेनिसिलिन भी इन छोटे शैतानों के लिए एक पर्यावरणीय आपदा है। किंतु जैसे जैसे हम पेनिसिलिन लोगों को देते हैं, हम कुछ बैक्टीरिया को इसकी प्रतिरोधी बना रहे हैं, और इस प्रकार ऐसे बैक्टीरिया को पनपा रहे हैं जिनसे लड़ना पहले की तुलना में और कठिन होता जाता है। हम देख रहे हैं कि हमें सशक्त और अधिक सतर्क एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करना पड़ रहा है, तब तक जब तक कि वे रेंगते हुए मुंहों से बाहर ना आ जाते। हो सकता है हमें उन्हें गोली मार देना शुरू कर देना चाहिए। यह तो थोड़ी सी अतिशयोक्ति होगी, किंतु एक बात स्पष्ट है कि आधुनिक औषधि ने एक गंभीर दुविधा पैदा कर दी है। समस्या यह नहीं है कि कोई एक अकेला बैक्टीरियम बहुत उग्र हो गया है। अतीत में बहुत से ऐसे बच्चे थे जो किसी प्रकार नहीं बच सके, वे विभिन्न बीमारियों के शिकार हो गए। कभी कभी अल्पसंख्यक ही बच पाए, किंतु एक अर्थ में आधुनिक दवा ने प्राकृतिक चयन को निष्क्रिय कर दिया है। कोई एक चीज जिसने एक व्यक्ति को गंभीर रोगों में सहायता की, दीर्घावधि में सारी मानव जाति को कुछ बीमारियों का प्रतिरोध करने में कमजोर बनाकर छोड़ देगी। यदि हम आनुवंशिकी साफ सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते तो हमें मानव जाति के अधःपतन का सामना करना पड़ सकता है। मानवता की गंभीर रोगों का प्रतिरोध करने की आनुवंशिकी सामर्थ्य शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। भविष्य कितना भयावह हो सकता है। किंतु एक सच्चे दार्शनिक को यदि वह किसी चीज को अन्यथा मानता है तो उसे डरावनी चीज की ओर इशारा करने से रुकना नहीं चाहिए। आओ दूसरा सार संक्षेप तैयार करने का प्रयास करें। ओके, तुम यह कह सकती हो कि जीवन एक बड़ी लॉटरी है जिसमें केवल जीतने वाले संख्याएं ही दिखाई देती हैं। आपका मतलब आखिर है क्या? जो अस्तित्व के संघर्ष में हार गए वे सब गायब हो गए। देख रही हो, पृथ्वी पर वनस्पति और जानवर की हर एक प्रत्येक प्रजाति को जीतने वाली संख्याओं के रूप में छांटने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, और हारने वाली संख्याएं ठीक हैं, वे केवल एक बार प्रकट होती है। अतः जीव या वनस्पति की कोई ऐसी प्रजाति आज अस्तित्ववान नहीं है जिन्हें जीवन की बड़ी लॉटरी में जीतने वाले अंक हासिल नहीं हुआ, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ ही बचे रह पाए। हाँ कहने का यह दूसरा ढंग है, और जब अब तुम कृपया मेरी ओर वह तस्वीर सरका दो जिसे वह आदमी चिड़ियाघर का अधीक्षक हमें दे गया है। सोफी ने सरक कर तस्वीर उन्हें दे दी। इसमें एक तरफ नोवा की नाव बनी हुई है, दूसरी साइड का प्रयोग जानवरों की विभिन्न जातियों का डायफ्राम बनाने के लिए किया गया था,
अब एल्बर्टो सोफी को सही साइड दिखा रहा था। हमारा डॉर्मेनियन नोवा भी हमारे पास एक रेखा चित्र लाया जो विभिन्न वनस्पति और जानवर जाति का फैलाव दर्शाता है। तुम देख सकती हो कि किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रजातियां भिन्न भिन्न समूहों, वर्गों और उपराज्यों की हैं। हाँ, बंदरों के साथ मनुष्य भी तथाकथित प्राइमेट का प्रजाति का है। सारे प्राइमेट स्तनपायी हैं और सारे स्तनपायी रीढ़ की हड्डी रखने वाले हैं और साथ ही वे बहुल कोशिकीय जानवरों की श्रेणी के हैं। यह तो लगभग अरस्तु जैसा है। हाँ, यह सच है, किंतु रेखाचित्र केवल आज ही की विभिन्न प्रजातियों के फैलाव को नहीं दर्शाता है, यह हमें विकास के इतिहास के बारे में भी कुछ बतलाता है। तुम देख सकती हो उदाहरण के लिए कि चिड़िया किसी बिंदु पर सर्पों से अलग हो गई, कि सर्प किस बिंदु पर एम्फीबिया यानी कि जलचर से और थलचर से अलग हो गए, और एम्फीबिया किसी बिंदु पर मछलियों से अलग हो गए। हाँ, यह तो बड़ा साफ है। कोई भी रेखा दो में तभी बढ़ती है जब म्यूटेशंस के परिणाम स्वरूप एक नई प्रजाति का उद्भव होता है। यही वह तरीका है जिसमें युगों युगों के समय में जानवरों के विभिन्न वर्ग और वर्ग निकले। सच्चाई तो यह है कि आज दुनिया में जानवरों की 10 लाख प्रजातियां होगी और यह 10 लाख उन जानवरों की प्रजातियों का एक बहुत छोटा भाग है जो किसी समय पृथ्वी पर रहते थे। प्रजातियों के लिए तुम देख सकती हो कि ट्रिल्लाबिटा नामक एक जानवर समूह पूरी तरह लुप्त हो चुका है। सबसे नीचे तिलहटी में एक कोशिका वाले जीव जानवर, इनमें से कुछ पिछले 200 करोड़ वर्षों में न बदले हो सकते हैं। तुम यह भी देख सकती हो कि इन कोशिका वाले प्राणियों से एक रेखा वनस्पति जगत में जाती है, क्योंकि सभी संभावनाओं में पौधे भी उसी आदिकालीन केशिका से बने जिससे जानवर बने। हाँ, मैं देखती हूँ, किंतु यहाँ मेरे लिए एक उलझन खड़ी हो रही है। यह प्रथम जानवर कोशिका कहाँ से आई? क्या डार्विन के पास इसका कोई उत्तर है? मैंने कहा, बतलाओ। मैंने नहीं कहा क्या कि डार्विन एक बहुत ही सावधान आदमी था, किंतु जहां तक तुम्हारे सवाल की बात है, डार्विन ने कुछ शर्तें लगाकर एक अनुमान सामने रखा। उसने लिखा, यदि, और वो कैसी? यदि हम एक छोटे गर्म पानी के गड्ढे की कल्पना कर सकते हैं जिसमें सब प्रकार के अमोनिया और फास्फोरस के नमक, प्रकाश, गर्मी, बिजली आदि आदि मौजूद होते हैं, और यह कि इसमें प्रोटीन कंपाउंड किसी रासायनिक तरीके से बन सकते हैं और जटिल परिवर्तनों के लिए भी तैयार होते हैं, तब क्या होता है? डार्विन जिन मसलों पर दार्शनिक चिंतन कर रहा था उनमें से प्रमुख था कि किस प्रकार एक अकार्बनिक पदार्थ से पहली जीविका कोशिका बन सकती है। और फिर उसने सील में कील जर्जी। आज के वैज्ञानिक सोचते हैं कि जीवन का प्रथम आदिकालीन रूप निश्चय ही किसी प्रकार के एक छोटे गर्म पानी के गड्ढे से निकला होगा, जिसकी डार्विन ने भी कल्पना की थी। आगे चलिए, इतना काफी रहेगा, क्योंकि अब हम डार्विन को छोड़ रहे हैं। अब हम छलांग लगाकर पृथ्वी पर जीवन के उद्गम के बारे में हाल ही में प्राप्त की गई जानकारी से भी आगे जाने वाले हैं। मुझे तो संदेह होता है, क्या कोई वाकई जानता है कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई? हो सकता है नहीं, किंतु पहेली के अधिक से अधिक इतने टुकड़े अपने स्थान पर आ गिरे हैं और एक तस्वीर बनाई जा सकती है कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी। ठीक है, पहले हम यह स्थापित कर लें कि पृथ्वी पर समस्त जीवन, जानवर और वनस्पति दोनों ही बिल्कुल एक समान मूल पदार्थ से बने हैं। जीवन की सरलतम परिभाषा है कि ये एक सार तत्व है जो एक पोषक घोल से पढ़कर स्वयं अपने को दो एक जैसे भागों में विभाजित कर सकने की योग्यता रखता है। यह प्रक्रिया एक सार तत्व द्वारा शासित होती है जिसे हम डीएनए कहते हैं। डीएनए से हमारा अभिप्राय क्रोमोसोम या आनुवंशिक ढांचों से है जो विभिन्न जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हम एक अन्य शब्द डीएनए मॉलिक्यूल भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि डीएनए शब्द मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल है। तब प्रश्न है, प्रथम मॉलिक्यूल कैसे, कहां से निकल कर आया? हाँ, पृथ्वी उस समय बनी थी जब 460 करोड़ पहले प्रणाली अस्तित्व में आई। शुरुआत इसकी गर्म, दहकते, चमकते गोलों से हुई जो धीरे धीरे ठंडा हुआ। यही वह काल है जिसके बारे में आधुनिक विज्ञान का मानना है कि जीवन 300 से 400 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ। यह तो लगभग असंभव नजर आता है। पूरा सुन लेने से पहले यह बात मत कहो। सबसे पहले तो हमारा ग्रह आज जैसा दिखता है उससे बहुत भिन्न था। चूंकि कोई जीवन नहीं था, इसलिए वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी। पहली ऑक्सीजन पौधों के फोटोसिंथेसिस से बनी, और यह तथ्य है कि ऑक्सीजन नहीं थी महत्वपूर्ण। इसकी संभावना भी नहीं है कि जीवन कोशिकाएं जो फिर डीएनए बना सकती हैं ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल में से निकल कर आई होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सशक्त प्रतिक्रियाशील है। इसके बहुत पहले के डीएनए जैसे जटिल मॉलिक्यूल बन सके। डीएनए मॉलिक्यूलर कोशिकाएं ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, यानी जल जाएंगी। वास्तव में यही कारण है कि हम निश्चित रूप से जानते हैं कि कोई नया जीवन, यहाँ तक कि एक बैक्टीरिया, एक वायरस भी आज पैदा नहीं होता।
पृथ्वी पर सभी जीवन बिल्कुल एक जैसी आयु का होगा। एक हाथी का भी उतना ही लंबा वंश वृद्धि है जितना कि छोटे से छोटे बैक्टीरिया का है। तुम लगभग यह कह सकते हो कि एक हाथी या एक मानव प्राणी वास्तव में एक कोशिका वाले जीवों की अकेली एक चिपकी हुई कॉलोनी है, क्योंकि हमारे शरीर की हर एक कोशिका वही समान आनुवंशिक सामग्री लिए हुए है। हम कौन हैं, इसका सारा नुस्खा प्रत्येक सूक्ष्म कोशिका में छिपा हुआ पड़ा है। यह तो बड़ा विचित्र विचार है। जीवन के महान रहस्यों में से एक यह है कि बहुल कोशिका वाले जानवर की कोशिकाएं बावजूद इस तथ्य के कि सारी कोशिकाओं में विभिन्न आनुवंशिक लक्षण क्रियाशील नहीं हैं, अपने कार्यों में विशिष्टता लाने की योग्यता रखती हैं। इनमें से कुछ लक्षण या जीन क्रियाशील कर दिए जाते हैं और कुछ अक्रियाशील कर दिए जाते हैं। यकृत की कोशिका वही प्रोटीन पैदा नहीं करती जो स्नायु कोशिका या त्वचा पैदा करती हैं। किन तीनों ही प्रकार की कोशिकाओं का वही डीएनए मॉलिक्यूल है जिसमें संबंधित ऑर्गेनिज्म या जीव का नुस्खा भरा है। चूंकि वायुमंडल में कोई ऑक्सीजन नहीं थी, अतः पृथ्वी के सभी रक्षात्मक ओजोन की परत भी नहीं थी। इसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्मांड से होने वाले रेडिएशन या रेडियो विकिरण को रोकने वाली कोई चीज नहीं थी। यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संभवतः यह रेडिएशन ही प्रथम जटिल मॉलिक्यूल बनाने में कारक था। इस प्रकार का ब्रह्मांडीय रेडिएशन ही यह वास्तविक ऊर्जा थी जो पृथ्वी पर विभिन्न रासायनिक सारे तत्वों को जटिल माइक्रो मॉलिक्यूल में घुल मिल जाने का कारण बना। ओके, एक बार फिर दोहरा दो। इसके पहले कि ऐसे जटिल मॉलिक्यूल्स बन सके, सारा जीवन जिनसे बनता है कम से कम दो स्थितियां या शर्तें मौजूद होनी चाहिए। वायुमंडल में कोई ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए और ब्रह्मांडीय रेडिएशन पृथ्वी पर पहुंचना चाहिए। मैंने यह समझ लिया। इस गर्म छोटे से गड्ढे में, जिसे आधुनिक वैज्ञानिक सबसे पहला प्रारंभिक सूप कहते हैं, एक बार अत्यधिक जटिल मैक्रो मॉलिक्यूल बन गया था जिसमें स्वयं को अपने जैसे ही दो भागों में उप विभाजित कर देने का अद्भुत गुण था, और इस प्रकार लंबी वैज्ञानिक प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सोफी, यदि हम इसे थोड़ा सा सरल कर दें तो हम कह सकते हैं कि हम प्रथम आनुवंशिक सामग्री, प्रथम डीएनए या पहली जीवित कोशिका की बात कर रहे हैं। यह बार बार स्वयं को उप विभाजित करता गया, किंतु पहले चरण से ही ट्रांसम्यूटेशंस एक से दूसरे में परिवर्तित हो रहा था। युगों युगों की अवधि के बाद इन एक कोशिकीय जीवों में से एक से अधिक जटिल बहुकोशिकीय जीव से जा जुड़ा। इस प्रकार पौधों का फोटोसिंथेसिस भी शुरू हो गया और उस तरीके से वायुमंडल में ऑक्सीजन भी भरने लगी। इसके दो परिणाम हुए। प्रथम, वायुमंडल में ऐसे जानवरों का विकास होने दिया जो अपने फेफड़ों से सांस ले सकते थे। दूसरे, वायुमंडल ने जीवन को हानिकारक ब्रह्मांडीय रेडिएशन से सुरक्षित बचाए रखा। कितनी विचित्र बात है कि यह रेडिएशन जो प्रथम कोशिका के बनने में संभवतः जीवनी चिंगारी थी, जीवन के सभी रूपों के लिए हानिकारक है। किंतु वायुमंडल एक रात में तो बन नहीं गया। शुरू के जीवन के रूपों ने गुजारा कैसे किया? जीवन प्राइमल सी, जो आदिकालीन या प्रथम समुद्रों से में प्रारंभ हुआ, प्राइमल सूप या प्रथम सूप से हमारा यही अभिप्राय है। वहां यह हानिकारक किरणों से सुरक्षित रह सकता था और बहुत काफी समय बाद ही जब समुद्र के जीवन ने एक वायुमंडल बना लिया था, जीवन पानी से रेंगता हुआ एम्फीबियंस के रूप में जमीन पर आया। शेष वह है जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, और यहाँ हम हैं जंगल में एक झोंपड़ी में बैठे हुए, पीछे उस प्रक्रिया पर नजर डाल रहे हैं जिसे होने में 300 या 400 करोड़ साल लग गए हैं, और हमें यह लंबी प्रक्रिया अंततः अपने बारे में चैतन्य हो गई है। और फिर भी आप यह नहीं सोचते कि यह किसी आकस्मिक घटना द्वारा हुआ है। मैंने यह कभी नहीं कहा। इस तख्ती पर बिना यह चित्र दर्शाता है कि विकास की एक दिशा थी। युगों युगों की अवधि के बाद जानवरों ने उत्तरोत्तर जटिल बनती श्वासबड़ी प्रक्रियाओं और निरंतर बढ़ता मस्तिष्क विकसित कर लिया है। निजी तौर पर मैं नहीं सोचता कि यह अकस्मात हो सकता है या इसके पीछे आकस्मिक घटनाएं हो सकती हैं। तुम्हारा क्या विचार है? यह शुद्ध आकस्मिक नहीं हो सकती जिसने मानवीय आंख बना दी। क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि इसमें एक प्रयोजन है कि हम अपने चारों ओर की दुनिया को देख सकते हैं? विनोदी आश्चर्य की बात है कि आंख के विकास ने डार्विन को भी हैरत में डाल दिया था। वह इस तथ्य को गले से नीचे नहीं उतार पाया कि आंख जैसी नाजुक और संवेदनशील चीज एकमात्र प्राकृतिक चयन द्वारा विकसित की गई। सोफी एल्बर्टो को देखते हुए बैठी रही। वह सोच रही थी कि यह कितना विचित्र है कि वह अब भी जिंदा थी, और यह कि वह केवल इस समय जीवित है और बाद में कभी जीवन में नहीं लौटेगी। अचानक वह बोल उठी, क्या अर्थ है हमारे अंतहीन रचनात्मक श्रम का, जब झटके से विस्मृत करती हैं कुंडली होती हैं नष्ट। अल्बर्टो ने उस पर आंखें तरेरी। बच्चे, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। ये शैतान के शब्द हैं। शैतान या मेफिस्टोलिसिस गैठे के फास्ट में।
वाज सोल अंस डेन डेज। किंतु इन शब्दों का सही वास्तविक अर्थ क्या है? जैसे ही फास्ट मरने को होता है और अपने जीवन की कृतियों पर नजर डालता है, वह विजयपूर्वक कहता है, तो इस क्षण को मैं कह सकता हूँ, अभी तुम ठहरो, बने रहो, हो तुम कितने मनोहर, अब मेरे मृत्युलोक दिनों की कृति को। युगों की उड़ान नहीं कर सकती खराब, अग्न ज्ञान भर देती मुझे अतीव आनंद से, मैं अपना आनंद लेता हूँ, ब्रह्मानंद मेरा सर्वोच्च क्षण यह है। यह तो एक बड़ा काव्यात्मक है, किंतु अब शैतान की बारी थी। मरते मरते फास्ट कहता है, हे मूर्ख शब्द, चल यहाँ से। अच्छा तो चला गया, बिल्कुल शून्य हो गया। किसी को शून्य बनाता हुआ हमारे अंतहीन रचनात्मक श्रम का क्या होता है? जब जड़ा से झटके विस्मृत करती हैं कुंडली को नस्त। यह बीत गया, कैसे चलेगी यह पहली, ऐसे जैसे चीजें कभी शुरू ही ना हुई हो, फिर चक्रवत लौटती हैं अस्तित्व पर छा जाने के लिए। इसके बजाय तो मैं चाहूंगा शाश्वत खालीपन हो। यह नैराग्य भरा है। मुझे पहला पैसेज सबसे अच्छा लगा, हालांकि उसका जीवन समाप्त हो चुका था। फास्ट को उन निशानों में कुछ अर्थ नजर आया जिन्हें वो पीछे छोड़ जाएगा। और क्या यह डार्विन के सिद्धांत का परिणाम नहीं है कि हम सबको अपने समाहित कर लेने वाली किसी चीज का भाग हैं, जिसमें नन्हा सा जीवन रूपकार भी बड़ी तस्वीर में कुछ महत्व रखता है? हम जीवन ग्रह हैं सोफी, हम एक बड़ा जहाज हैं जो अंतरिक्ष में जलते हुए सूरज के चारों ओर समुद्री यात्रा कर रहा है। किंतु हम में से हर एक प्रत्येक भी एक जहाज है जो जीवन सागर में जींस का सामान लिए यात्रा कर रहे हैं। जब हम इस सामान को लेकर सुरक्षित अगले बंदरगाह तक पहुंचा देते हैं तो हमने जीवन व्यर्थ नहीं किया है। इसी बात को टॉमस हार्डी ने अपनी कविता ट्रांसफॉर्मेशन में भी व्यक्त किया था। यह तो बड़ी प्यारी है, किंतु अब